गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कहने से जो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर व्हाट इज न्यूट्रिशन। नाउ हम देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स और फूड विच सप्लाई एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रिपेयर एंड ग्रोथ। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है या भोजन लेता है। ये भोजन एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है, वहां भी एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है, वहां भी एनर्जी चाहिए। और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है, इसीलिए हम जिंदा भी हैं। यानी जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी मिलेगा कैसे? एनर्जी मिलेगा फूड से। यस, फूड जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, और यही एनर्जी हमें जिंदा रखेगा। यानी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी मिल रहा है फूड के ऑक्सीडेशन से। तो हमें क्या चाहिए? फूड भी चाहिए एंड O2 भी चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी रेस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जैसा इन जनरल हम कहें कंबसन है। एंड कंबसन में क्या होता है? किसी सब्सटेंस को हम O2 के प्रेजेंस में जलाते हैं और तभी मिलता है हमें हीट। जैसे हम क्या करते हैं, ठंड के महीने में वुड को जलाते हैं तो वुड से हमें मिलता है एनर्जी। ये जो वुड है ये यहां पे फ्यूल की तरह यूज आ रहा है, और यहां जो रेस्पायरेशन में फूड है ये भी फ्यूल की तरह काम आ रहा है। और कोई भी सब्सटेंस तब तक जलता है जब तक उसको O2 मिलते रहता है। यानी हमें किसी चीज को जलने से रोकना है तो O2 का सप्लाई बंद करना पड़ेगा। तभी तो हम उसको किसी चीज को ढक देते थे कंबल से तो वो बंद हो जाता था, बिकॉज उसका O2 का सप्लाई बंद हो जाता था। तो हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए फूड एंड O2 चाहिए। अब एनर्जी का प्रोडक्शन होता कहां है? यानी रेस्पायरेशन का प्रोसेस जिससे हमें एनर्जी मिलता है ये होता कहां है? ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फूड को और O2 को सेल के अंदर ले जाना पड़ेगा। और हर सेल को एनर्जी चाहिए क्योंकि हर सेल जिंदा रहना चाहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फूड को और O2 को हर सेल के अंदर ले जाना पड़ेगा। अब हर सेल के अंदर जाएगा कैसे? और हर सेल को कनेक्ट करने का काम बॉडी में ब्लड करता है। यानी फूड को और O2 को ब्लड में डालना पड़ेगा तभी हर सेल के पास पहुंचेगा। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये फूड ब्लड में जाएगा कैसे, यानी ब्लड से सेल में कैसे जाएगा। तो पहले ब्लड में डालेंगे तो खुद सेल में चले जाएगा क्योंकि ब्लड कनेक्ट करता है हर सेल को। तो हमारा डिस्कशन आज का डिस्कशन होगा कि फूड पार्टिकल को सेल के अंदर कैसे भेजना है। यही हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। एंड होलोजोइक मींस ईटिंग सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड। यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म फूड को सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स लेते हैं। सेल हमारा बहुत छोटा होता है, आंख से दिखने से दिखता नहीं है, और हम फूड बड़े बड़े पार्टिकल ले रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बदलना पड़ेगा ताकि सेल के अंदर जा सके। तो ये ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है इसे ही हम कहते हैं डाइजेशन। नाउ पहले हम फूड इनटेक करेंगे यानी इंगेशन इनटेक का फूड। भोजन लेने के बाद हम भोजन मैक्रोमोलिक्यूल्स ले रहे हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, और हमें भोजन को पहुंचाना है सेल के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यानी फूड इंगेस्ट करने के बाद क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के बाद भोजन तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, बट हमारे इस भोजन को शरीर के हर पार्ट्स में भेजना है। बट अभी भोजन तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है। तो हम क्या करेंगे? इसको ब्लड में डालेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड को एब्जॉर्ब करके और ब्लड में डाल देंगे। डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन।
नाउ जब फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, तो ब्लड सर्कुलेट करके बॉडी के हर पार्ट्स में भोजन को पहुंचाएगी, मींस ट्रांसपोर्ट करेगी। और इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं एसिमिलेशन। साइंस में, बायोलॉजी में इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। जो भोजन हम लिए थे उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी था, वेस्ट सब्सटेंस भी था। उसी वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं हम इगेशन। यानी ह्यूमन के अंदर ये प्रोसेस जो है सीक्वेंस में चल रहा है, बिकॉज हम सॉलिड फूड ले रहे हैं। और सॉलिड फूड लेंगे तो ये सीक्वेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। यानी पहले हम भोजन लेंगे, फिर क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, सर्कुलेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एसिमिलेशन होगा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इगेशन। तो ये सीक्वेंस, यदि हमें बोले कोई सही सीक्वेंस बताओ, करेक्ट सीक्वेंस बताओ, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले इंगेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, देन इगेशन। अब ये सीक्वेंस तो हमें याद आ जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पे बहुत बनेगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस, विच वन इज करेक्ट, और ये आपको पूछेगा, तो हमें याद रखना है। बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और इसमें। तो याद रखना है, दोनों लास्ट में आता है। अब लास्ट में तो आता है, पर पहले कौन आता है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले भोजन लेते हैं, यानी पहले इनटेक करते हैं, इनटेक IN, यानी इंगेशन IN, इंगेशन। और जो बच गया वो सबसे लास्ट में, यानी भोजन को सबसे, वेस्ट प्रोडक्ट को सबसे लास्ट में हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, यानी इगेशन आ गया। नाउ व्हाट इज इंगेशन? इंगेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, यानी भोजन के लेने के प्रोसेस को कहते हैं इंगेशन। चलो भाई, भोजन आ गया हमारे बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम से भोजन को बॉडी के हर सेल में पहुंचाना है। तो पहले क्या करो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन एंड कन्वर्जन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेकडाउन करके कन्वर्ट करना, किसमें, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, इसी को कहते हैं हम डाइजेशन। नाउ अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से फूड को ब्रेक करते हैं। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्टार्ट बक्कल कैविटी से होता है और एंड एनल कैनाल तक होता है। यानी बक्कल कैविटी से एनल कैनाल तक के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो सबसे पहले ये बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल देखिए बक्कल कैविटी। नाउ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाएगा ओसोफेगस। सबसे पहले बक्कल कैविटी यानी माउथ, इसके बाद ओसोफेगस। नाउ एसोफेगस के बाद स्टोमक बनेगा, जिस शेप का स्ट्रक्चर, जिस शेप का ऑर्गन। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन बनेगा, एंड आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ओपन हो जाएगा बाहर, जिसे कहेंगे एनल कैनाल यानी एनस। तो ये हो गए एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। सबसे पहले बक्कल कैविटी यानी माउथ, इसके बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस ओपन्स इनटू स्टोमक, स्टोमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इनटू एनस। नाउ एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड है, कौन कौन से ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखिए सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे बक्कल कैविटी के अंदर पाया जाता है। ये सलाइवा का सेक्रेशन करता है।
सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे सिक्रेट करता है। आफ्टर सलाइवरी ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये स्टोमक के अंदर पाया जाता है। इसके बाद लीवर, लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इसका वजन 1.2 to 1.5 केजी होता है, यानी 1 से 1.5 केजी होता है लीवर का वजन। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर। लीवर के बाद पानक्रियाज, पानक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। ये मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स का मतलब होता है ये इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। यानी एक्सोक्राइन इंडोक्राइन क्या होता है? इंडोक्राइन उसे कहते हैं जिसके पास कोई डक्ट ना हो, यानी एंजाइम का सिक्रेशन पानक्रियाज में होगा और उसके पास कोई डक्ट नहीं होगा, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डाल देगा और ब्लड सर्कुलेट होके बॉडी के हर पार्ट्स में पहुंचाएगी और जहां जिसे जरूरत होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी डक्टलेस ग्लैंड। इसे कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड वन एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन उसे कहते हैं जिसके पास डक्ट हो, यानी पानक्रियाज के अंदर सिंथेसिस होगा और उसी का अपना डक्ट होगा और ये डक्ट जाके कहीं पे ओपन होगा जहां जरूरत होगा। जिस ऑर्गन में जाके ओपन होगा वहां पे जाके उसका सिक्रेशन हो जाएगा, यानी इसके पास खुद का डक्ट है। तो हम इसे क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन। अब इंडोक्राइन पार्ट जो है वो सिक्रेशन करती है इंसुलिन का, ग्लूकागन का। नाउ व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ने घटने नहीं देता है। तो जिस पेशेंट के अंदर क्या कहते हैं डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है वो इंसुलिन थेरेपी लेते हैं। ये इंसुलिन क्या करता है? उसके अंदर ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता है। नाउ एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम और हमें आज एक्सोक्राइन पार्ट्स के बारे में ही पढ़ना है। यानी एक्सोक्राइन पार्ट्स के पास क्या होता है? अपना डक्ट होता है और इसी डक्ट के थ्रू सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, यानी डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ये माउथ, इसी को हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ये माउथ ओपन हो रही है, ये बड़ा सा स्पेस है, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। यानी माउथ फूड को लेके कहाँ ओपन हो रही है? फेरिंग्स में। तो यहां फूड पार्टिकल आ गया। ये एक और ट्यूब है जो फेरिंग्स में ओपन हो रही है। ये कहां से ओपन हो रही है, कहां से आ रही है? तो ये देखिए, ये नाजल कैविटी से आ रही है। यानी नोज ओपन हो रहा है कहाँ? नाजल कैविटी ओपन हो रहा है फेरिंग्स में। यानी फेरिंग्स में बक्कल कैविटी भी ओपन हो रहा है और नाजल कैविटी भी ओपन हो रहा है। बक्कल कैविटी से फूड आ रहा है, नाजल कैविटी से एयर आ रहा है। यानी फेरिंग्स में फूड भी आ रहा है, एयर भी आ रहा है। इसीलिए फेरिंग्स को कहते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पैसेज है फूड एयर दोनों के लिए, बिकॉज यहां पे बक्कल कैविटी से फूड आ रहा है और नाजल कैविटी से एयर आ रहा है। नाउ फेरिंग्स से दो ट्यूब निकलती है। एक ट्यूब को कहते हैं ट्रैकिया और दूसरे को कहते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। यानी ओसोफेगस फूड को कैरी करेगी, ट्रैकिया विंड यानी एयर को कैरी करेगी। तो अब देखिए इसका पोजीशन। तो ये हम जो खड़े हैं तो हमारा ये पोर्शन, ये वाला पार्ट कहलाता है वेंट्रल पार्ट और ये ये वेंट्रल और ये डोर्सल। ये जो वेंट्रल है, वेंट्रल में होती है ट्रैकिया और डोर्सल में होती है ओसोफेगस। यानी आगे ट्रैकिया, पीछे ओसोफेगस। ये मैंने बना दिया। अब देखिए
ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में फूड भी आ रहा है, एयर भी आ रहा है, और यहीं से दो ट्यूब ओपन हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि फूड पार्टिकल ट्रैकिया में चले जाए, एयर विंड पाइप ओसोफेगस में चला जाए। यदि एयर फूड पाइप यानी ओसोफेगस में चले जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट फूड पार्टिकल यदि ट्रैकिया में चले जाए यानी विंड पाइप में चले जाए, तब तो हमारा ये पैसेज ही ब्लॉक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही बंद हो जाएगा, एयर हमारे लंग्स के अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो बड़ी समस्या आ सकती है। तो इसको रोकने के लिए ट्रैकिया के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप कहते हैं। इस ऑर्गन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। यानी ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है कार्टिलेज का बना हुआ, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। जब फूड पार्टिकल यहां पे आता है, फूड पार्टिकल आता कब है? जब हम भोजन को निगलते हैं, स्वेलिंग करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, भोजन निगलते समय जब भोजन आएगा फेरिंग्स में, उसी समय दिक्कत आ सकती है कि ट्रैकिया के अंदर भी जा सकता है। उस समय क्या होता है, जब भोजन निगलते हैं तो ये फ्लैप क्या करता है, इसको बंद कर देता है, यानी ये क्लोज कर देता है। किसको? ट्रैकिया को। स्वेलिंग के टाइम पे ट्रैकिया बंद हो गया, किससे? एपिग्लोटिस से, यानी एपिग्लोटिस को बंद कर दिया। जब ये बंद हो गया ट्रैकिया, तो ये फूड के लिए भी बंद है और एयर के लिए भी बंद है, यानी इसके अंदर फूड भी नहीं जाएगा ना एयर जाएगा। हम बंद किए ताकि फूड ना जाए, लेकिन बंद हुआ है तो अब एयर भी नहीं जाएगा। इसी कारण जब स्वेलिंग करते हैं तो स्वेलिंग के टाइम पे हमारा रेस्पिरेटरी रेट 0 हो जाता है, हमारा ब्रीथिंग रेट 0 हो जाता है, बिकॉज ट्रैकिया बंद हो चुका है। ट्रैकिया को बंद किसने किया है? एपिग्लोटिस। और बंद क्यों किया है? ताकि फूड पार्टिकल इसमें ना जाए। इसीलिए एपिग्लोटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया में फूड को जाने से रोकता है। नाउ ओसोफेगस में फूड आ गया, अब वो बंद है तो ओसोफेगस में आ जाएगा। ये ओसोफेगस ओपन होती है स्टोमक में। स्टोमक में फूड 4 घंटे के लिए स्टोर होता है, यहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। नाउ आफ्टर डाइजेशन ये जो फूड बचता है चूर्निंग के बाद, यानी यहां पे चूर्निंग मूवमेंट होता है, चर्निंग, फूड को ग्राइंडिंग किया जाता है। तो चर्निंग मूवमेंट के बाद उसको, इस फूड पार्टिकल को हम काइम कहते हैं, CHYME, काइम। एंड स्टोमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट होता है, और स्टोमक फूड लेके स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आ रही है? ड्यूडेनम में। स्टोमक के जस्ट सामने लीवर होता है। लीवर बाइल का सिंथेसिस करता है। लीवर 2 लोब से मिलकर बना होता है, यानी लीवर बाइलोब होता है। दोनों लोब से एक एक डक्ट आते हैं। लीवर के लिए हम एक वर्ड यूज में लाते हैं, हेपेटिक। लीवर के सेल को कहेंगे हेपेटिक सेल, लीवर के डक्ट को कहेंगे हेपेटिक डक्ट। तो यानी दोनों से एक एक डक्ट आ रहा है, हेपेटिक डक्ट, और दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना रहा है, यानी कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखिए स्टूडेंट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। नाउ स्टोमक के नीचे पानक्रियाज होता है, और पानक्रियाज से जो डक्ट जाएगा इसे हम कहेंगे पानक्रियाटिक डक्ट। ये देखिए पानक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट ज्वाइंट हो रही है, और ये बना रहा है हेपेटो पानक्रियाटिक डक्ट, यानी हेपेटो यानी लीवर का डक्ट, एंड पानक्रियाटिक यानी पानक्रियाज का डक्ट। तो देखिए ये हेपेटो पानक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है कहां? ड्यूडेनम में। यानी स्टोमक फूड लेके आ रही है ड्यूडेनम में, और हेपेटो पानक्रियाटिक डक्ट लेके आ रही है बाइल, लीवर का सेक्रेशन, एंड पानक्रियाटिक सेक्रेशन। यानी हेपेटो पानक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो मीन्स लीवर, यानी लीवर का सेक्रेशन, बाइल एंड पानक्रियाटिक का सेक्रेशन दोनों लेके आ रही है। स्टूडेंट,
ये लीवर, और लीवर के नीचे एक ब्लैडर होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीवर का काम है बाइल का सिंथेसिस करना, और ये जो ब्लैडर है गॉल ब्लैडर, इसका काम है बाइल का स्टोरेज करना एंड कंसंट्रेशन करना। यानी बाइल का सिंथेसिस लीवर, बाइल का स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन गॉल ब्लैडर। नाउ ये वाला पोर्शन देखिए, ब्रॉड पोर्शन, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, सिक्कम, कॉलन एंड रेक्टम। सिक्कम ये वाला पोर्शन है, ये असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, एंड ये रेक्टम। रेक्टम का काम है वेस्ट प्रोडक्ट यानी एक्सक्रेटा, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना, स्टोरेज करना। यहां पे अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाता है। और रेक्टम के बाद एनल कैनाल होता है, एनस होता है, जिससे उसको बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। नाउ ड्यूडेनम के बाद आती है जेजेनम एंड इलियम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट्स। तो ड्यूडेनम में क्या क्या ओपन हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या ओपन हो रहा है? पहला हो रहा है स्टोमक, दूसरा हो रहा है हेपेटोपानक्रियाटिक डक्ट। स्टोमक लेके आ रही है फूड पार्टिकल, ये हेपेटोपानक्रियाटिक डक्ट लेके आ रही है बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेशन के लिए। स्टूडेंट, यह एक स्फिंक्टर लगा होता है, कहां? ये इस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, बट हमें अभी पढ़ना नहीं है, ये 11th क्लास में। यहां भी स्फिंक्टर रहता है पैनक्रियाटिक डक्ट के पास भी, बस इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। आई होप कि जितना पढ़ाया है ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डायग्राम हमें याद होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा होता है, किसका काम क्या होता है। थोड़ा बहुत पता चला यहाँ से किसका काम क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे 1 by 1, यानी बकल कैविटी में क्या क्या होता है, माउथ में, स्टोमक में क्या होता है, पैनक्रियाज में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मतलब सबके बारे में अब डिटेल डिस्कशन करेंगे। नाउ आई एम डिस्कसिंग पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट वन इज बक्कल कैविटी यानी माउथ। बक्कल कैविटी में 3 ऑर्गन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड इज टंग एंड थर्ड इज टीथ। सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सेक्रेट करता है। ठीक है, सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में तो पहला होता है सलाइवरी अमाइलेज, सेकेंड होता है लाइसोजोम एंड थर्ड होता है वाटर। वाटर 98 to 99% होता है। बचे 1-2% में सलाइवरी अमाइलेज होता है और लाइसोजोम होता है। सलाइवरी अमाइलेज काम क्या करता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है एंड लाइसोजोम किल करता है बैक्टीरिया को। जो भोजन हम बक्कल कैविटी में लेते हैं वो तो फ्री ऑफ जर्म नहीं होता है, उसके अंदर थोड़े बहुत बैक्टीरिया वगैरह तो होते ही हैं। तो जो बैक्टीरिया आ गया फूड के थ्रू, उसको किल करने का काम करता है लाइसोजोम। ठीक है, और सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, यानी स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहां से? बक्कल कैविटी से। इसके बाद टंग। टंग क्या होता है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, शावर को, स्वीट को, इस टाइप के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। टीथ, टीथ सबसे पहले टीथ से तो याद आता होगा कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। ये जो हमारे बक्कल कैविटी में अलग अलग टाइप के टीथ हैं, उसको एक फॉर्मूला के रूप में हम दिखाते हैं। ये फॉर्मूला क्या बताता है? देखिए, यदि एडल्ट का डेंटल फार्मूला पूछे तो वो होता है 2123/2123 into 2। ये एडल्ट का डेंटल फार्मूला है।
बट इतना कहने से तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं। आप क्या करो, कोई भी एक जॉ ले लो, या तो अपर जॉ या लोअर जॉ। हम लोअर जॉ ले रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब लोअर जॉ के मिडिल में देखिए, मिडिल में, अब मिडिल से लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, मिडिल से राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, यानी मिडिल से राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, दोनों जगह एक ही टाइप के दांत मिलेंगे, जैसा इधर वैसा इधर। तो मिडिल से सबसे पहले जब हम यहां आते हैं, यहां मिलता है जो दांत, उसका नाम है इंसाइजर। फिर इसके बाद मिलता है कैनायन, फिर मिलता है प्रीमोलर, फिर मोलर। अब इसका फंक्शन देखते हैं। मोलर और प्रीमोलर का काम होता है ग्रिंडिंग करना, कैनायन का काम होता है चीरना फाड़ना, और इंसाइजर का काम यही लगभग तोड़ने का काम आता है। तो हम इसको इसी तरह से अरेंज करते हैं, यानी यहां से हम इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, बात बराबर पड़ेगा। तो देखते हैं, देखिए हम पहले इधर जा रहे हैं, इधर 2 यानी 2 इंसाइजर है, 1 कैनायन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है। फिर हम इधर जा रहे हैं, देखिए 2 1 2 3 यानी इंसाइजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। अब हम 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज जैसा हमारे लोअर जॉ में दांत का अरेंजमेंट है, ठीक उसी टाइप का अपर जॉ में है। तो यानी जितने नीचे है उतने ही ऊपर है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दांत का संख्या कैसे आता है। तो देखिए अपर हाफ या लोअर हाफ जॉ में कितने टीथ है, तो देखिए 2 2 + 1 3 3 + 2 5 और 5 + 3 8। तो 8 है राइट साइड में, 8 है लेफ्ट साइड में, यानी 8 + 8 16, और 16 तो नीचे है और 16 ऊपर है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 32। तो ये होता है डेंटल फॉर्मूला लिखने का वे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक टीथ का डायग्राम बताएं। टीथ में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन, ऊपर वाला पार्ट जो दिखता है उसको क्राउन कहते हैं, बीच वाला नेक होता है, और जो इम्बेडेड रहता है इसको रूट कहते हैं। अब टीथ में जो ऊपर पार्ट्स चमकता हुआ दिखाई देता है इसको इनामेल कहते हैं। इनामेल काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इनामेल एनिमल किंगडम में पाए जाने जितने भी स्ट्रक्चर है उनमें सबसे हार्ड स्ट्रक्चर इनामेल होता है। नाउ इनामेल इज सेक्रेटेड बाय अमाइलोब्लास्ट सेल। इनामेल का सेक्रेशन अमाइलोब्लास्ट सेल करता है। नाउ डेंटाइन, डेंटाइन इज सेक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। डेंटाइन का सेक्रेशन ओडोंटोब्लास्ट सेल करता है। और इसके नीचे ये पल्प कैविटी है स्टूडेंट, जिसमें ब्लड वेसल, ब्लड आर्टरी, ब्लड वेसल, नर्व ये सब आते हैं और ओपन होते हैं, न्यूट्रिशन लेके आते हैं। कई बार क्या होता है, किसी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि दांत तो एक लिमिट एज के बाद उसका बढ़ना स्टॉप हो जाता है, उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, बट किसी एनिमल के अंदर क्या होता है, स्टॉप नहीं होता है। तो हमारे अंदर तो स्टॉप हो जाता है, बट रैट के अंदर स्टॉप नहीं होता है। तो स्टॉप क्यों नहीं होता है? एक्चुअली हमारे अंदर क्या होता है, ये जो पल्प कैविटी का ओपनिंग है ये ब्लॉक हो जाता है। जब दांत ग्रो करता है तो इसको ब्लॉक कर देता है यहाँ से, और जब ब्लॉक हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लड जाएगा नहीं, ब्लड नहीं जाएगा तो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। न्यूट्रिशन यदि सेल को नहीं मिलेगा, अमाइलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट सेल को, तो ग्रोथ नहीं होगा। यानी ओडोंटोब्लास्ट और अमाइलोब्लास्ट को नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, इनामेल और डेंटाइन का सेक्रेशन करना बंद कर देगा। सो इसका ग्रोथ बंद हो जाएगा। ठीक है, ये रहा टीथ के बारे में। टीथ से प्रॉब्लम, टीथ से रिलेटेड हमें 2 डिजीज के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज डेंटल कैरीज एंड सेकेंड वन इज डेंटल प्लग। डेंटल कैरीज क्या होता है, जब बचपन में क्या होता है, जब बच्चा बहुत सारा चॉकलेट खाता है तो चॉकलेट खाने के बाद तुरंत ब्रश करता नहीं है, और चॉकलेट में होता है ग्लूकोज, लैक्टोज, और ग्लूकोज और लैक्टोज जो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड का। तो वहां क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह का
डिपोजिशन हो जाता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह वहां पे आ जाता है। और बैक्टीरिया को क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन मीडियम मिलता है, वहां पे भोजन मिलता है, तो वो न्यूट्रिशन को ले लेके एनर्जी प्राप्त करने लगता है। वहां होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर, और उसके अंदर एक प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड वो सिक्रेट करने लगता है। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, इनामेल को डिजोल्व कर देता है, और टीथ जो होता है ना ब्लैक कलर का दिखने लगता है ड्यू टू डेंटल कैरीज। यानी डेंटल कैरीज होता कैसे है, जब चाइल्डहुड में चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट में होता है लैक्टोज, ग्लूकोज, बैक्टीरिया के लिए वो न्यूट्रिशन हो गया, तो बैक्टीरिया वहां पे आके ग्रो करने लगता है। अब बैक्टीरिया को फूड मिलेगा तो फूड से वो एनर्जी प्राप्त करेगा, उसके अंदर होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, इसको डिजोल्व कर देता है इनामेल को, और इनामेल को डिजोल्व करने के बाद ये कलर कैसा आता है, ब्लैक आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेंटल प्लग। यदि ब्रश हम रेगुलर नहीं करते हैं, इस कारण क्या होता है, हमारे इनामेल के ऊपर येलोइश कलर का एक लेयर आ जाता है, इसे कहते हैं डेंटल प्लग। तो ये टीथ से रिलेटेड दो डिजीज। अब हम देखेंगे बक्कल कैविटी के बाद ओसोफेगस। ओसोफेगस कोई ग्लैंड का सिक्रेशन नहीं करता है, सॉरी कोई जूस का सिक्रेशन नहीं करता है, तो ओसोफेगस के बाद हम देखेंगे स्टमक। बक्कल कैविटी के बाद आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस में कोई एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है, वहां कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब ओसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक। अब स्टमक में देखते हैं, स्टमक लाइंड होता है 3 डिफरेंट सेल्स से। फर्स्ट वन इज पेप्टिक सेल, सेकेंड वन इज पैराइटल सेल, थर्ड वन इज म्यूकस नेक सेल। पेप्टिक सेल को ही हम चीफ सेल भी कहते हैं, एंड पेप्टिक सेल सेक्रेट एंजाइम पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नाउ पैराइटल सेल, इसको हम ऑर्गेनेटिक सेल भी कहते हैं, ये सिक्रेट करता है HCl। ये HCl क्या करता है, ये पेप्सिनोजेन है, ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी किसी एंजाइम के लास्ट में नोजन लग जाए तो आप ये समझ लेना कि वो एंजाइम इनएक्टिव है। या फिर किसी एंजाइम के शुरू में, एंजाइम जहां स्टार्ट होता है नेमिंग, वहां प्रो लग जाए या लास्ट में नोजन लग जाए, प्रो लग जाए या नोजन लग जाए, तो समझ लेना वो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है। तो पेप्सिनोजेन मींस लास्ट में नोजन आ रहा है, ये इनएक्टिव है। तो ये जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिव करने का काम ये HCl करता है, एंड HCl इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल। नाउ म्यूकस नेक सेल, ये क्या करता है, ये सिक्रेट करता है म्यूकस। अब इसका क्या जरूरत है, तो देखेंगे ये जो HCl हमारे स्टमक में आ रहा है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे स्टमक को तो जला ही देगा, इसीलिए म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और म्यूकस क्या करता है, स्टमक के वॉल को कवर कर लेता है। अब स्टमक के वॉल को यदि म्यूकस कवर कर लेगा तो HCl किसके कांटेक्ट में आएगा, म्यूकस के कांटेक्ट में। स्टमक के सेल के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, उसकी टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, तो उसको हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो म्यूकस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, किसमें, हमें स्टमक को बचाने से रोक रहा है, जलने से रोक रहा है, स्टमक को जलने से रोक रहा है। अब स्टूडेंट, आपके दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर HCl सीक्रेट होता है पैराइटल सेल, तो पैराइटल सेल भी तो जल सकता है। यस, तो जल तो सकता है, बट वहां क्या रहता है कि पैराइटल सेल के अंदर कुछ सेल सेक्रेट करती है H+, कुछ सेल सेक्रेट करती है Cl-। अब H+ तो कोई एसिड है नहीं, Cl- तो कोई एसिड है नहीं, दोनों अलग अलग सेक्रेट करती है स्टमक में, और स्टमक में जाके H+ Cl- मिलके HCl बना लेती है। तो जब स्टोर रहता है इस सेल के अंदर, तो स्टोर HCl के फॉर्म में नहीं रहता है, H+ अलग रहता है, Cl- अलग रहता है, वहां जाने के बाद दोनों बन के HCl बन जाते हैं मिलके। ठीक है, अब हम देखते हैं पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, इसको HCl क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, यानी यहां पे pH क्या हो जाएगा, 3 और 4 के आसपास। नाउ पानक्रियाज
6 एंजाइम का सिक्रेशन करती है। पहला ट्रिप्सिनोजेन, देखिए स्टूडेंट नोजेन लग गया मीन्स ये क्या है, इनएक्टिव है, ट्रिप्सिनोजेन। कार्बोक्सी काइमोट्रिप्सिनोजेन, देखिए नोजेन लग गया यानी ये भी इनएक्टिव है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो लग गया यानी ये भी इनएक्टिव है। किसी एंजाइम के लास्ट में नोजेन लग जाए या पहले प्रो लग जाए तो उसका इंडिकेशन क्या रहता है कि ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है। नाउ लाइपेज, न्यूक्लिएज एंड अमाइलेज, ठीक है। अब ये जो इनएक्टिव है उसको कोई एक्टिवेट करेगा ना, तो देखिए ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइन खुद सेक्रेट करती है और ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में बदल देता है ट्रिप्सिन में। नाउ ये ट्रिप्सिन क्या करता है, बाकी बचे एंजाइम्स को यानी काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदलता है। ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव करता है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज के सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल्व्स द्वारा। नाउ ये जो एक्टिवेटेड हो गया ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है किसको, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। नाउ इंटेस्टाइनल जूस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस को हम कहते हैं सेक्कस इंटेरिकस। बहुत बड़ा ग्रुप है इसका। ये होता है माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, डाइपेप्टिडेज, न्यूक्लिएज एंड न्यूक्लियोटाइडेज। ये एंजाइम सेक्कस इंटेरिकस का है, यानी सारे एंजाइम को हम यदि एक साथ कहेंगे तो सेक्कस इंटेरिकस, और सेक्कस इंटेरिकस इंडिकेट करता है कि ये इंटेस्टाइनल जूस है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इसका खुद सेक्रेशन करती है। ये जो सेक्कस इंटेरिकस एंजाइम है ये सबसे लास्ट में फूड पे एक्ट करता है और लास्ट फॉर्म जो होता है ना सबसे सिंपलर फॉर्म यानी मोनोमर फॉर्म में बदलता है सेक्कस इंटेरिकस, ठीक है। अब यहां तक तो एनाटॉमी का पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये एंजाइम फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है। पहले एंजाइम्स का नाम याद कर लेंगे, वो क्या क्या एंजाइम्स कहाँ कहाँ सिक्रेट करता है, कौन इनएक्टिव रहता है, उसको एक्टिवेट कौन करता है, कौन से सेल इसका सिक्रेशन करती है। जब इतना याद हो जाएगा तो डाइजेशन का पार्ट बिल्कुल आसान है, यानी फिजियोलॉजी वाला पोर्शन बिल्कुल आसान है। मतलब 15-20 मिनट में अगला जो वीडियो आएगा 20 मिनट का होगा और उसमें आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बिल्कुल याद हो जाएगा और इस सारे का रिवीजन भी होगा, जितने भी हमने लिखे जितने भी एंजाइम्स वगैरह का इसका रिवीजन होगा। ओके, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।